नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे किसानी की और एक आम किसान की आमदनी की। और यह बात हम क्यों करेंगे? क्योंकि लगातार सरकार यह दावा कर रही है कि किसानों की जो आय है, देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर उस साल में, यानी कि अगले साल 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी जाएगी। कल नीति आयोग के सदस्य कृषि रमेश चंद ने भी यही बात कही कि जो सरकार ये 3 कानून लेकर आई है, 3 कृषि कानून लेकर आई है, अगर इन्हें लागू नहीं किया गया, ये क्रियान्वित तो हो गए थे। 5 जून को अध्यादेश पारित किया गया था, उसके बाद संसद में कानून बना 20 सितंबर को, और 27 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संस्तुति दे दी थी। लेकिन 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों के लागू होने पर स्टे लगा दिया था। अब रमेश चंद कहते हैं कि ये अगर लागू नहीं होंगे, कानून कार्यान्वित नहीं होंगे, तो किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी अगले साल तक। जो ये आंदोलनकारी किसान है ना, इन्हें नए कानून ठीक से समझ नहीं आए हैं या ये समझना नहीं चाह रहे हैं, यानी कि ये रोड़ा बन रहे हैं किसानों की आय दोगुनी होने में। ये तो सरकार का पक्ष हो गया। अब थोड़ी पृष्ठभूमि आपको समझा दूं। ये किसानों की आय दोगुनी करने की बात शुरू कब हुई? पहली बार 28 फरवरी 2016, आज से लगभग 5 साल पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बरेली में थे, एक किसान रैली को संबोधित कर रहे थे, और उन्होंने तब कहा था, तब वादा किया था कि 2022 में किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे। लेकिन यह आय है कितनी, यह भी तो पता होना चाहिए ना। मैं आपको कहूं कि आपकी आय में दोगुनी कर दूंगा, तो मुझे यह तो पता होना चाहिए आपकी आय कितनी है। क्या सरकार को पता है आय कितनी है एक आम किसान की? यह भी अपने आप में एक दिलचस्प एक वाकया है। 2012-13, आज से 8 साल पहले, NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने सरकारी आंकड़े जुटाए, आज से 8 साल पहले, कि भाई किसानों की माली हालत क्या है, किसानों की स्थिति क्या है, आमदनी कितनी है। तो क्या पाया गया 2013 में? एक किसान की आय 6,426 रुपए है, 6,426 रुपए। अब आप कहेंगे कि अरे संदीप, आप तो लगातार हमें बताते आ रहे हो किसानों की आय 8,900 रुपए है, ये 6,426 क्यों? इसका भी कारण बताता हूं। यह तो सरकार का आंकड़ा, एक नाबार्ड ने भी सर्वे किया 2016-17 में, और इसमें बताया गया किसानों की आय 8,931 रुपए है। ठीक, तो मैंने जो आपको आंकड़ा बताया था वो सही, लेकिन एक्चुअल सही मायने में सरकार ने 8 साल पहले यह जहमत उठाई थी कि किसानों की आमदनी कितनी है। अब मैंने कहा एक किसान की आय, दरअसल मैंने गलत कहा। यह एक किसान परिवार की आय है, और एक किसान परिवार में औसतन 4.9 सदस्य माने जाते हैं। आप कहेंगे ये 0.9 कैसे होता है? मोटा मोटा 5 मान लीजिए, 5 सदस्य होते हैं। तो 2017-2013 को भूल जाइए, 8,931 रुपए की किसान की जो आमदनी है एक परिवार की, 5 सदस्यों में इसे भाग कर दिया जाए तो 61 रुपए प्रतिदिन एक किसान परिवार का सदस्य कमाता है। 61 रुपए प्रतिदिन, लगभग 1,800 रुपए प्रति महीना। पूरे परिवार की आमदनी है 8,931 रुपए। और इसमें भी किसानी का मतलब आप ये समझते हैं ना कि भाई आपके खेत हैं, लहलहाते खेत हैं। दिल्ली में बैठकर लोग कहते हैं ना, बड़े बड़े जमींदार हैं, बच्चे डून सनावर में पढ़ते हैं, वेलम्स में पढ़ते हैं, पजीरो, मर्सिडीज, BMW चलाते हैं किसान, जीन्स पहनते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं।
61 रुपए एक सदस्य प्रतिदिन कमाता है। इक्का दुक्का उदाहरण को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना भी एक नया शगल हो गया है, मीडिया भी उसमें शामिल है। अब ये 2012-13 की जो रिपोर्ट है एनएसएसओ की 6426 वाली, इसमें 48% जो आमदनी है 6426 रुपए मात्र महीने के पूरे परिवार के, उसमें से 3081 रुपए यानी कि 48% इसका वो फसल से हासिल होती है, जो आप फसलें उगाते हैं। 52% कहीं और से होती है, वो भी बताऊंगा कहां से होती है। पशुपालन करते हैं आप और मजदूरी करते हैं। मजदूरी, ज्यादा आमदनी मजदूरी के चलते है, किसानी फसल उगाने से नहीं है। इस बारे में कोई बात नहीं करता। और जो ये 6426 रुपए और 2016-17 की जो 8931 रुपए की आमदनी है ना, इसमें सिर्फ फसलों से जो आय है 5 साल में वो महज 59 रुपए प्रति महीना बढ़ी। 59 रुपए 5 साल में, 12 रुपए प्रति साल से भी कम फसल उगाने से किसान के जेब में गया। 59 रुपए, इस बात को आप समझ लीजिए। 12% जो आमदनी होती है वो पशुपालन से 763 रुपए, और बाकी 32% वो मजदूरी से। तो किसान मजदूरी करता है तब उसकी आमदनी जाकर 8931, सरकारी आंकड़ा जो दरअसल है 6426। 2013 के बाद हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। और 2013 के मुताबिक पंजाब में 18,000 रुपए किसान कमाता है, हरियाणा में 14,434, राजस्थान में 7,350, मध्य प्रदेश में 6,210, बिहार में 3,558। मैं बताता हूं ना, आपको कई बार बताया, 42,000 रुपए पूरे साल की आमदनी है, महीने की 3,558। और पिछले साल देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर ने, यह कोई मनगढ़ंत आंकड़े मैं आपको नहीं बताता हूं, सब सरकारी दस्तावेज हैं, 3 मार्च 2020 को लिखित जवाब में कृषि मंत्री और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर ने क्या बताया? द लास्ट सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस इन 2013। आखिरी सर्वे किसानों की माली हालत को लेकर 2013 में कराया गया था। एंड देयरफॉर, और इसलिए, नो डेटा इज अवेलेबल विद द मिनिस्ट्री इंडिकेटिंग द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द फार्मर्स। सरकार के पास कोई डेटा नहीं है किसानों की वित्तीय आर्थिक हालात के बारे में, कोई जानकारी नहीं। और बड़े बड़े यहां पर वादे किए जा रहे हैं कि किसानों की आमदनी अगले साल 2022 में दोगुनी कर दी जाएगी। कौन सी आमदनी दोगुनी की जाएगी? और यह कानून कैसे इसे दोगुनी कर देंगे? और दोगुनी करते हैं तो क्या रोड़ा बने हुए हैं किसान आंदोलन करने वाले नेता। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, नए कृषि कानूनों से किसानों की आय दोगुनी होगी और किसानों की आमदनी बढ़ाने में आंदोलन बन रहा है रोड़ा। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से किसानी को समझते हैं प्रकाश चंद्र शर्मा, बीजेपी के अहम घटक हैं, एनडीए के अहम घटक हैं, बिहार में साझा सरकार चला रहे हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव, किसान परिवार से आते हैं, किसानों की समस्याओं को जानते हैं, केसी त्यागी, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा, 2 कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा मेरे साथ हैं, और पहली बार मेरे शो पर आ रहे हैं राजीव रंजन झा, वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं, किसानों की समस्या को जानते हैं, पहचानते हैं, इन कानूनों की पैरवी भी करते हैं। और इस किसान आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा डॉक्टर दर्शन पाल भी मेरे साथ हैं। तो डॉक्टर दर्शन पाल, सरकार कह रही है किसानों की आमदनी अगले साल तक दोगुनी कर देंगे। रमेश चंद,
नीति आयोग के सदस्य कृषि, वो कह रहे हैं आपको कानून समझ में ही नहीं आया है, आप रोड़ा बन रहे हैं, आप आमदनी किसानों की दोगुनी नहीं होने देना चाहते क्या? डॉक्टर दर्शन पाल। देखिए, आपने जैसे इंट्रोडक्शन में ही कहा कि सरकार के अपने आंकड़े जो किसान की आमदन के बारे में हैं, एनएसएसओ के या नाबार्ड के, वो आंकड़े ही बताते हैं कि ऑलरेडी किसान की आमदन है कितनी। और दूसरा, सरकार जो बोल रही है उसके पास बेसिस भी नहीं है, अकॉर्डिंग टू योर इंट्रोडक्शन, या जो सच बात भी है कि किस चीज को दुगनी करेंगे, कब करेंगे, वो तो 2022 हो गया, लेकिन क्या बेसलाइन क्या है, कहां से किसको दुगनी करेंगे, ये भी सरकार एकदम एक वेग सी बात। पर एक बात तो साफ है ना डॉक्टर दर्शन पाल, बीच में ही आपको काट रहा हूं, ऑलरेडी कि किसानों की माली हालत बहुत बुरी है। 8,931 रुपए, या दरअसल सरकारी आंकड़ा मान लो तो 6,426 रुपए, 60 रुपए एक किसान, ये पूरे परिवार की आमदनी है, तो इसको बढ़ना नहीं चाहिए क्या? 400 कुछ रुपए अगर एक फैमिली की अगर एक नहीं बढ़ना चाहिए, इसको बढ़ना चाहिए नो डाउट, लेकिन बढ़ना चाहिए, वो क्यों उनको एमएसपी नहीं दे रहे, वो क्यों रमेश चंद्र कमेटी की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक C2 प्लस 50% नहीं दे रहे, तो वो क्यों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जो कॉर्पोरेट से हम लेते हैं, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, मशीनरी, डीजल, वो तमाम चीजों के रेट क्यों नहीं कम कर रहे, वो क्यों ये जो बैलेंस जो ट्रेड टर्म्स ऑफ ट्रेड जो हैं, जो धीरे धीरे इंडस्ट्री के पक्ष में चली गई और एग्रीकल्चर के एकदम विरोध में चली गई, और जो कर्जे में फंस के किसान लाखों की गिनती में, इनका अपना रिकॉर्ड बोलता है कि 4 लाख के करीब किसान खुदकुशी कर चुके हैं, जो जिसमें बहुत सारे किसानों की खुदकुशियों के बारे में रिकॉर्ड में नहीं आया है, वो बहुत बड़ी संख्या में किसानों ने खुदकुशियां की है। सो ऑलरेडी किसानों के बारे में जो सीधी सीधी जो पॉलिसीज में या गवर्नमेंट को अपनी नीति में जो तब्दीलियां करनी है एग्रीकल्चर के बारे में, उससे तो ये उससे तो पल्ला झाड़ रहे हैं। नहीं तो 70 साल का खामियाजा, 70 साल की नीतियों का खामियाजा उठा रहा है ना किसान। डॉक्टर दर्शन पाल, 70 साल से जो नीतियां चली आ रही हैं, जय किसान तो कह दिया, अन्नदाता बता दिया, यहां पर खुद खाने के लिए, दाने दाने के लिए मोहताज है किसान, अन्न उगाने वाला किसान, उसकी जेब में आ क्या रहा है? ये 70 साल की व्यवस्था क्या बदली ना जाए? क्या आर्थिक सुधार ना हो, रिफॉर्म्स ना हो? हाँ, नहीं, आर्थिक सुधारों से अगर कुछ होता हो तो हम भी बोल दें इसके लिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैं खुद पंजाब से का किसान हूं। मैंने देखा है कि कैसे हम एकदम प्रिमिटिव जब एग्रीकल्चर हम कर रहे थे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थे, उस समय किसान इस तरह का उसमें नहीं था, डिस्ट्रेस में नहीं था जो आज डिस्ट्रेस में है। आज खुदकशी, उस समय खुदकशी नहीं करता था। मेरा यह कहने का कोई मतलब नहीं कि उस समय बहुत खुशहाल था, लेकिन इस तरह का मानसिक तनाव बर्डन में किसान नहीं था, ना ही उसका परिवार था। लेकिन ये जो जिस किस्म की नीतियां सरकार ने अपने इस सिस्टम को चलाने के लिए, एक फूड क्राइसिस को हल करने के लिए जिस तरह का सिस्टम टोटल लाया है, उस सिस्टम में जो डेवलपमेंट किया, उसमें जो तो सहूलत वाली चीज बनी अब तक, उसको भी खींचने लगे हैं। जैसे मार्केट एक बनी एक लंबे समय में, मार्केट का नेटवर्क बना, अभी वो पूरा स्टेट का जो नेटवर्क था उसको भी प्राइवेट हाथों में देना चाहते हैं। तो ये जो सुधार लाना चाहते हैं, ये सुधारों में हमें भी लगता था, पहले बोल रहे थे कि हर आदमी के हाथ में फोन होगा, हर कोई इलाज करवा सकेगा। ये सब चीजें जो है हम देख रहे हैं कि इलाज मिलता है मार्केट में, लेकिन कौन इलाज करवा सकता है आज, कौन अपना हार्ट का कहाँ करवा सकता है। इसी तरह के बच्चों के लिए पढ़ाई के बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के स्कूल हैं, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स एयर कंडीशन वाली हैं, जो उसमें किस किसान का बेटा, किस मजदूर का बेटा या बेटी जा सकते हैं। इसी तरह से जो किसान के बारे में जो नई नीतियां लाने वाले हैं, ये वो नई नीतियों से, नए कानूनों से जो होने वाला है, उसमें किसान को पूरी एक डीपीजेंटाइजेशन का प्रोसेस, मतलब मजदूर बन जाएगा किसान। और वैसे भी जो ये आंकड़े हैं, एनएसएसओ के आंकड़े हैं, एक सेकंड डॉक्टर दर्शन पाल,
56% जो किसान है ना इस देश में, जो छोटे मझोले सीमांत किसान है, और उन्हीं के बारे में सरकार कह रही है कि उनका हम भला करने निकले हैं। ये जो छोटे मझोले और सीमांत किसान हैं, इनमें से 56% मजदूरी, जो ये 6,426 का आंकड़ा जो है, उसमें से 56% आय तो मजदूरी की है। तो किसान तो वैसे ही मजदूर हो रहा है। तो प्रकाश चंद्र शर्मा, वो आमदनी कौन सी है, वो कौन सी आय है किसान की जो दोगुनी करनी है? वो आय के बारे में तो बताया नहीं, कौन सी आय को दोगुनी किया जाएगा? संदीप जी, 3 बातें हैं यहाँ पे। पहला, जो रमेश चंद्र का बैकग्राउंड जानना जरूरी है। रमेश चंद्र जी क्या है और उन्होंने क्यों ऐसा कहा। कृषि के बहुत बड़े एक्सपर्ट रहे हैं, नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी उन्होंने काफी भारत का प्रतिनिधित्व किया है और पॉलिसी लेवल पे इन्वॉल्व रहे हैं। और उन्होंने काफी ज्यादा आर्टिकल्स लिखे हैं, अपने जर्नल्स लिखे हैं, जिसको वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग यूएन ने, WTO ने अप्रिशिएट किया है। तो अगर वो कुछ बात कह रहे हैं और सरकार के आधार पे कह रहे हैं, तो कुछ सोच समझ के कह रहे हैं। नहीं, कौन सी आमदनी दोगुनी की जाएगी, मैं ये जानना चाह रहा हूं। ये सरकार ने साफ नहीं किया, ना प्रधानमंत्री ने साफ किया अभी तक। कौन सी आय दोगुनी होगी? संदीप जी, आपने अभी एक डेटा रखा कि माननीय प्रधानमंत्री ने 28 फरवरी 2016 को बरेली में कहा था कि हम आय दोगुनी करेंगे। और सरकार उसके पहले से प्रतिशतशील थी और अभी भी प्रतिशतशील है कि 2014 में जो हम MSP देते थे और आज जो हम MSP दे रहे हैं, चाहे जो भी रेट हो, उससे उसमें कहीं ना कहीं इनहेंसमेंट हुआ है। ना सिर्फ इनहेंसमेंट हुआ है, प्रोक्योरमेंट भी बढ़ा है। नंबर 2, नहीं, कौन सी आय दोगुनी की जाएगी? मेरा सवाल बड़ा सीधा है प्रकाश बाबू। देखिए, एक मिनट, समझिए। देखिए, मैं ऐसे ही सवाल नहीं पूछता, खामखा के मैं सवाल पूछने की आदत नहीं है। पंजाब के किसान की आय NSSO के आंकड़े के मुताबिक 8,059 रुपए है। क्या वो 36,000 की जाएगी? हरियाणा के किसान की आय 14,434 है, क्या वो 29,000 की जाएगी? या बिहार के किसान की आय 3,558 है, वो 7,000 की जाएगी? कौन सी आय दोगुनी की जाएगी? संदीप जी, 2 बातें हैं। देखिए, एक पहला जो प्रश्न है, जो आपने NSSO के आंकड़े दिए, 2012-13 में जो रिकॉर्ड किया था, इन्होंने जो डेटा लिया, डेटा का सैंपल किस आधार पे उठाया और उस समय हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था और डेटा क्या था, लैंड बैंक क्या था पर्टिकुलर पर किसान में। उसके बाद 2012-13 के बाद आज 2020-21 चल रहा है। उस समय पर्टिकुलर गांव में चीजों में क्या स्थिति है, परिस्थिति है, किसान वो आंकड़ा ही नहीं है आपके पास। आप आय दोगुनी करने चले हैं, आंकड़ा ही नहीं है। वही तो बता रहा हूं। 3 मार्च 2020 पिछले साल का जो बजट सत्र था, रिटन रिप्लाई में नरेंद्र तोमर ने कहा, नो डेटा इज अवेलेबल विद द मिनिस्ट्री इंडिकेटिंग द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द फार्मर्स। सरकार के पास कोई आंकड़े ही नहीं है कि किसानों की माली हालत क्या है। संदीप जी, आपके देखिए, आपकी बात खुद कंट्राडिक्ट है। जब आपने NSSO का आंकड़ा दिया, NSSO का तो 2013 का है। 2013 के आंकड़े की बात कर रहे हो क्या आप? नाबार्ड ने दिया ना 2016। नाबार्ड का NSSO का आंकड़ा नहीं होता, आप जानते हैं ना। सवाल देखिए, मैं फिर कह रहा हूं संदीप जी, नाबार्ड भी गवर्नमेंट की एक संस्था है, गवर्नमेंट का अपना एक काम करने का तरीका है। देखिए, बात यहाँ पे यह है, हम सब मानते हैं किसान और कृषि क्षेत्र बहुत जटिल स्थिति परिस्थिति से गुजर रहा है और ये आमूलचूल चीजें आई हैं जिसको परिवर्तन करने के लिए। अब जो किसान के जो 100 करोड़ नेता बैठे हैं, दर्शन पाल जी जैसे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, जो सिर्फ नेगेटिव प्रोस्पेक्ट में चीजों को देख रहे हैं, उनके लिए नहीं, पॉजिटिव में देखिए, किसानों की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए। मैं तो सकारात्मक पिक्चर ही तलाश रहा हूं। तो वो कौन सी आय दोगुनी की जाएगी, ये तो जानना जरूरी है ना। संदीप जी, बिल्कुल है संदीप, उसमें बहुत ज्यादा हित जो है, गवर्नमेंट ने ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात की है, उसमें कॉस्ट घटाने की बात भी की है। अब आप बात करते हैं इंडिया में, अगर अमेरिका से आप उसका कंपेरिजन करें तो 10 गुना ज्यादा सेम हेक्टेयर में जितनी आप खेती करते हैं, 10 गुना ज्यादा अमेरिका करता है। अरे भाई प्रकाश बाबू, आप कहें मुझे कि मैं आपकी आमदनी बढ़ाऊंगा तो पूछेंगे ना, मैं कहूंगा जी मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं, तो आप बताएंगे कि 3 साल में 2 लाख रुपए कर दूंगा। तो टारगेट्स तो पता लगेंगे ना। मैं यही तो जानना चाह रहा हूं, कौन सी आय दोगुनी की जाएगी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, किसान स्टार्टअप्स के माध्यम से, FPOs के माध्यम से। वो मान लिया, कौन सी आय दोगुनी की जाएगी? किसानों की जो पर्टिकुलर अभी जिस आय की बात कर रहे हैं, उसको हम दोगुनी करने की बात कर रहे हैं और हमने लगातार काम किया है। अच्छा, तो मतलब पंजाब के किसान की 18,000 से 36,000 हो जाएगी, हरियाणा के किसान की 14,500 से 29,000 हो जाएगी, ये आप कह रहे हैं? संदीप जी, इससे ज्यादा होगी, आज भी उससे ज्यादा कमा रहे हैं। अगले साल तक हो जाएगी। आप चूंकि 12-13 की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ 20-21 की।
हाँ, और जो हाँ, डेटा 12-13 की 14 में कहा था, 14 की जो आए थी, 14 की आए थे, हम एक बेंचमार्क लेके चल रहे हैं, हमारे पास अपनी स्टडी बिल्कुल ठीक है। केसी त्यागी, एक सेकंड केसी त्यागी, चलिए आय दोगुनी, और दुगनी क्यों, तिगनी, चौगुनी, 5 गुनी होनी चाहिए किसान की आय। 8,000 रुपए, 8,931 रुपए कोई आमदनी होती है, और वो भी पूरे परिवार की, 5 सदस्यों के परिवार की 1,800 रुपए बनता है मोटा मोटा। पर यहां पर ये जो आंकड़े नहीं है ना सरकार के पास, कुछ आंकड़े हैं। अब कृषि विशेषज्ञों का हवाला दिया प्रकाश चंद्र शर्मा ने, रमेश चंद्र कृषि विशेषज्ञ हैं, मानता हूं, अशोक गुलाटी भी हैं। यही लोग कहते हैं कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जो कृषि विकास दर है वो 14.86%, 15% की विकास दर होनी चाहिए। 2013 में विकास दर 1.5%, 13-14 में 5.6%, 14-15 में -0.2%, 15-16 में 0.6%, 16-17 में 6.3%, 17-18 में 5%, 18-19 में 2.9%, 19-20 में 2.8%। तो ये आमदनी दुगनी कैसे हो जाएगी? विकास दर कम से कम 10% से तो ऊपर होनी चाहिए, या सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं कानून के नाम पर। नहीं संदीप जी, हम तो अपने 40-45 साल के राजनीतिक जीवन में ये जो किसान आंदोलन से पैदा हुए सवाल हैं, जो पैदा हुई ऊर्जा है, हम तो उसको लेकर रोमांचित रहते हैं कि बहुत दिनों के बाद ये सवाल जो हैं जमीनी सवाल बने हैं। वरना गांव, खेती, किसान ये फ्रेमवर्क में नहीं होते थे। और चौधरी चरण सिंह की जब किसान रैली 1978 की हुई थी, उस समय ये सवाल उठे, हरियाणा में उठे, और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में जब आंदोलन हुआ, पंजाब में भी कई आंदोलन हुए। और देखिए, एमएसपी की मांग तो अब है। दर्शन पाल जी बैठे हैं, ये उस आंदोलन में रहे हैं और हम लोग भी रहे हैं। हमने कभी एमएसपी की मांग नहीं करी। हमारे जो कृषि विशेषज्ञ बैठे हैं, शर्मा जी, ये पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। हमें तो लाभकारी मूल्य मांग रहे हैं हम तो 15-20 साल से। ये तो 1967 में तय हुआ था, भाई चलो इन्हें कम से कम तो दो। आप फिर वही 40 साल पुरानी परंपरा में आ गए। मैं आपकी चीजों में 2-3 चीजें और ऐड करना चाहता हूं। ये अगर आंकड़ों की बात चल रही है तो एनसीआरबी के मुताबिक 2019 की रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम ब्यूरो की, 28 किसान प्रतिदिन, जब आप बैठे मेरे सामने, रोज आत्महत्या कर रहे हैं। हर किसान पर 1 लाख रुपए का कर्जा है। देवेंद्र जी मेरी बात को कर देंगे। किसानों की संख्या के आंकड़े ना हो, लेकिन हिरन कितने हैं, गौरैया कितनी है, बाघ कितने हैं, उसकी संख्या सरकार ने तय कर ली है। 2018 में जो जारी कृषि जनगणना है, उसके मुताबिक 68% 1 हेक्टेयर से कम जमीन पर काम हो रहा है, ऐसे किसान हैं। और 16 अगस्त 2019 को जो नाबार्ड की रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक 52.5% किसान कर्ज में है। हमें बहुत ही तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है जब तो दिल्ली में ये जो बात है, मेरा सवाल, जो मेरा मूल सवाल था केसी त्यागी साहब, कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे जी, ये कानून दोगुनी करेंगे, इनकी मुखालफत करना मतलब आप रोड़ा बन रहे हैं। वो आय कौन सी है? पहला सवाल तो यही है। और जो 10% या 15% कृषि की विकास दर चाहिए, उसके तो आसपास भी नहीं है। उसके तो हम 20-30% ही हासिल कर रहे हैं। तो ये कैसे हो जाएगी किसान की आमदनी दोगुनी? संदीप जी, हाँ, संदीप जी, मैं रमेश चंद जी का ही ले रहा हूं, डबल फार्मर्स इनकम। शायद आपके इसमें दिखाई दे। हाँ, तो अच्छा डबलिंग फार्मर्स इनकम। उन्होंने लिखा है प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम। इसमें वो लिखते हैं
इसमें वो लिखते हैं इफ द फैक्टर्स अंडरलाइंग ग्रोथ इन फार्मर्स इनकम एक्सेप्ट प्राइस फैक्टर राइज एट द सेम रेट एज एक्सपीरियंस बिटवीन 2001 2014 फार्मर्स इनकम विल बी डबल इन 10 ईयर्स, दैट इज 225 एंड 26। हाँ 4 साल बाद। एक दूसरा ये है 2016 के जो इनके आंकड़े हैं, मैं अपनी बात कंक्लूड कर रहा हूं। हाँ। उसके मुताबिक खाद की जो कीमत थी 2016 में और अब 2050 रुपए थी प्रति 50 किलोग्राम, अब हो गया 400 रुपए प्रति किलोग्राम। मजदूरी 25 रुपए 30 रुपए थी प्रति क्विंटल गन्ने की खिलाई बिलाई की, हम लोग जानते हैं, अब 50 रुपए हो गई है। डीजल की कीमत 2016 में थी 60 रुपए, अब सैकड़े पार करने को करीब है। पोटास पहले 250 रुपए का 25 किलोग्राम था, अब 600 रुपए का है। तो डबल तो जो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, इस पर कभी बहस नहीं होती। बड़ा अहम पॉइंट किसान उठाया के जो राजीव रंजन झा। provisions हैं, ठीक है, उनकी जो आपने अपना cost of पॉइंट कहा। production- राजीव रंजन झा, यहां आमदनी दोगुनी नहीं हो रही, लागत दोगुनी हो गई है, ये बात कह रहे हैं केसी त्यागी। देखिए, निश्चित रूप से लागत तो बाजार में जैसे जैसे चीजों के दाम बढ़ेंगे उसके हिसाब से लागत बढ़ती रहेगी। और ये बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि भारत का किसान जो है वो आर्थिक रूप से कमजोर है। लेकिन अब यहीं पर सवाल उठता है कि जो आपने बार बार एक आंकड़ा बताया 61 रुपया 61 रुपया 61 रुपया, तो क्या आपको पिछले 4 महीने से जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें जो चेहरे आपको नजर आए हैं सामने, वो चेहरे 61 रुपया रोज कमाने वाले चेहरे हैं? क्या एसयूवी पर आने वाले किसान एसयूवी पर आ रहे कमाने वाले किसान थे? अच्छा, वो 300 किसानों की मौत हो गई, वो एसयूवी में आ रहे थे, वो तो फिर मैदानता में इलाज होना चाहिए था सबका। हाँ राजीव रंजन झा, आप मुझे ये बताइए कि यह आपने जो विषय रखा है कि क्या कृषि कानूनों से किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, हाँ। आप मुझे ये बताइए कि इन कृषि कानूनों से किसानों का क्या नुकसान होने वाला है? किसान अभी यही तो तक कह रहे हैं, कारोबारियों के जितनी बातचीत हवाले हो जाएगा, कारोबारी तय करेगा, हम खदेड़ दिए जाएंगे, हमें दाम नहीं मिलेगा, एमएसपी कर दीजिए। अगर सरकार जी, बिल्कुल। खरीदती है अभी एमएसपी आपके साथ पैनल पर, पर कारोबारी देवेंद्र भी शर्मा खरीदे बैठे एमएसपी हैं। पर, क्या दिक्कत है? सुनिए हाँ। संदीप, हाँ। अभी देवेंद्र शर्मा आपके साथ पैनल पे बैठे हुए हैं। 9 अक्टूबर 2010 को उन्होंने एक ब्लॉग में लिखा था, पंजाब आढ़तियाज गेट एन ओपन लाइसेंस टू लूट द हैप्लेस फार्मर्स फॉर अनदर ईयर फॉर 2010-11। कितना पुराना आंकड़ा वो बता रहे हैं। द अमाउंट टू बी नीटली एंड क्वाइटली प्रोटेक्टेड पॉकेटेड इज एक्सपेक्टेड टू एक्सीड 800 करोड़ रुपए। 800 करोड़ रुपए पंजाब के आढ़तिये लूट रहे थे किसानों से, असहाय किसानों से। ये देवेंद्र शर्मा जी का आंकड़ा उनके ब्लॉग में दिया हाँ, हुआ बिल्कुल रिस्पॉन्ड करेंगे, आप बोलिए ना। 2010 का है। हाँ। ये अक्टूबर 2010 का आंकड़ा है। तो आप उनसे पूछिए कि, या आप नहीं, उनसे बताइए, मैं पूछूंगा, आप अपनी बात रखिए ना। तो आप ये बताइए कि जो आढ़तिये 2010 में किसानों का शोषण करने वाले थे, उनको लूटने वाले थे, आज वो उनके भगवान कैसे हो गए? और यदि किसान को उन आढ़तियों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए केंद्र सरकार एक कानून तो लेकर के एमएसपी आई, को कानूनी कानून जामा लेकर- पहनाने में दिक्कत क्या है राजीव रंजन झा? आप मुझे ये बताइए, एक उदाहरण मुझे बताइए कि दुनिया में एक फला देश ऐसा है जिसने एमएसपी को लीगल गारंटी दे रखी है। आप मुझे एक ऐसा देश बताइए तो जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वर्किंग ग्रुप ऑन नहीं, कंज्यूमर मैं अफेयर्स इसको के समझने अध्यक्ष के लिए- थे, नहीं, तब मैं वो इसको समझने के एमएसपी लिए- को कानूनी जामा पहनाने संदीप, के लिए बाकायदा संदीप, चिट्ठी लिखते हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, तो वो संदीप, पॉस्चरिंग मुझे थी। राजनीति से नहीं मैं लेना नहीं, वो देना है। पॉस्चरिंग मुझे थी, एक उदाहरण चिट्ठी लिखी गई है भाई, चुनावी मैं रैली में नहीं समझना बोला गया राजीव रंजन झा। मैं नकार नहीं रहा हूं कि आप एमएसपी को कानूनी जामा दीजिए या न दीजिए, हाँ। लेकिन यदि दुनिया में कहीं भी इसका एक उदाहरण है तो उस उदाहरण को देख करके हमें सीखना तो चाहिए दुनिया, ना। तो अच्छा, वो एक दुनिया के उदाहरण किसानों बताइए। की हालत क्या है, अभी उस पर भी आएंगे, पर मुझे ये बताइए, ये मुझे किसानों एक की जो उदाहरण आय बताइए। दोगुनी करनी है, वो आय कितनी थी, बेंचमार्क कौन सा है? सरकार के पास तो आंकड़े ही नहीं है 2013 के बाद। अब आपने खुद पंजाब के किसानों की औसत आमदनी और बिहार के किसानों की औसत आमदनी रखी है। 2013 की। कभी आप ये भी आंकड़ा उठाइए कि पंजाब के किसान अपनी उत्पादन क्षमता से, उनकी जमीन जितना उपजा सकती है उससे ज्यादा एमएसपी पर कैसे बेचते हैं? ओ, एमएसपी पर, कहाँ से एमएसपी लाते से हैं? ज्यादा पर बेचते हैं।
मतलब इतनी कमाई करते हैं 18,000 रुपए एक महीने में। 5 आदमी पंजाब के 18,000 रुपए कमाते हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। संदीप, आप सुन नहीं रहे हैं। नहीं, मैं सुन रहा हूं। मैंने कहा कि पंजाब के किसान जितनी फसल उपजा सकते हैं उससे ज्यादा फसल वो एमएसपी पर बेचते हैं। तो वो फसल ये कहां से लाते हैं, जरा बताइए मुझे। आप जरा तफ्तीश करिए, अपने संवाददाताओं को मैदान में दौड़ाइए। अच्छा, जो ट्रक बिहार से, उत्तर प्रदेश से धान लेकर के, गेहूं लेकर के आते हैं, जरा उनकी तो तफ्तीश मतलब 18,000 रुपए कमा लेते हैं एक पंजाब का किसान परिवार। बहुत ज्यादा आमदनी है उसमें। वो लूटखोरी भी जो आप इशारा कर रहे हैं, पंजाब से, बिहार से लाकर वो बेच देते हैं। और बिहार वाला तो आंदोलन कर नहीं रहा, वो तो 3,500 रुपए कमाने में मस्त मौला है। 3,500 रुपए की कमाई हो जाती है, बहुत अच्छी कमाई हो रही है महीने की पूरे परिवार की। उसे 18,000 रुपए से पंजाब मर्सिडीज खरीदने वाला सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। अच्छा, सारे किसान मर्सिडीज खरीद रहे हैं। वो आंकड़ा बताया था केसी त्यागी साहब, कितने हैं वो किसान? ये मर्सिडीज वाली बात बड़ी चलती है। आपने एक बार आंकड़ा बताया था केसी त्यागी, 2004। मैं राजीव रंजन जी आपको इस माध्यम से कहना चाहता हूं, न्यूज 24 के माध्यम से, और चुनौती के तौर पे कहना चाहता हूं कि जो 1 करोड़ से ज्यादा वाली आमदनी वाले किसान हैं देश में, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उनकी संख्या 2,451 है। जो मर्सिडीज वाले हैं, जो पिज़ायरो वाले हैं, और बहुत सारे राजनेता भी हैं, और बहुत सारे अभिनेता भी हैं जो अपने आप को किसान बताते हैं, वो भी इंक्लूडेड है। नहीं, जो हाँ, और अर्बन इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, जैसे झा जी जैसे, और गुलाटी जी जैसे, और रमेश चंद जी जैसे। तो ये 2,400 लोगों को लेकर पूरा का पूरा नैरेटिव भी बनाया जाता है। पर 2 वैलिड सवाल उठाए हैं राजीव रंजन झा ने, देवेंद्र शर्मा, और आपसे हैं वो सवाल। 2010 में आप आड़ती हटाने की पैरवी किया करते थे कि किसानों के वो 800 करोड़ रुपए हजम कर जाते हैं, डकार जाते हैं, और ये पंजाब के किसान जितनी प्रोडक्शन है उससे ज्यादा बेच देते हैं। ये कैसे हो रहा है? देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि 4 महीने हो गए हैं किसानों को प्रोटेस्ट के दिल्ली के आसपास, और आज भी हमारे जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि सब प्रॉब्लम क्या है इन लॉज के ऊपर। 4 महीने हो गए, अभी तक इनको प्रॉब्लम ही समझ नहीं आया है। कमाल का देश है ये, और ये अंधेरे में तीर मारना इनका काम है। डबल भी हो जाएगी इनकम, आप कहते हैं मेरे ख्याल से 2 साल बाद में 2022 के 2024 में शायद 4 गुना भी हो जाएगी, क्योंकि अंधेरे में तीर मारना कहीं भी लग जाए ठीक है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि अभी हमारे मित्र ने कहा कि 2010 का जो मेरा आर्टिकल है, इसको इन्होंने व्हाट्सएप पे बहुत पॉपुलर किया, मैं जानता हूं इस बात को। 2010 में जो मैंने आर्टिकल लिखा था वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की एक स्टडी है जो ये साफ कहती है कि इतना जो आड़तिये हैं, इनको जो आपने 800 करोड़ कहा, ये इनको, क्योंकि वो 2.5% टैक्स लेते हैं, 2.5% चार्ज लेते हैं, 2.5% फीस लेते हैं किसानों से या सरकार से, जो भी है, और वो जो है वो 800 करोड़ बनता है। तो ये तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्टडी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कहीं कहा हो कि भाई आड़तियों को खत्म करिए, ये गलत है। कहीं नहीं कहा मैंने कभी कि आड़तियों को खत्म करिए। उस सिस्टम को सिर्फ ठीक करने का मतलब ये नहीं है कि आड़तियों को खत्म किया जाए, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कही जाती है कि साहब नहीं, वो आपके आर्टिकल का उन्होंने जिक्र कर दिया, राजीव रंजन को भी लेकर आइए स्क्रीन पर राजीव रंजन, आप सुषमा स्वराज का बयान भूल गए 2012 का, दिसंबर में शीतकालीन सत्र था कि ये आड़ती तो एटीएम होते हैं किसान के, ये जो निजी कंपनियां आ रही हैं इनको तो किसानों के कुर्ते और धोती से बदबू आएगी। वो आप बताना भूल गए राजीव रंजन झा, और आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उसी बहस में कपिल सिब्बल ने जो कुछ कहा था उसको भी फिर से चला लीजिए। तो मतलब ये वो गोल गोल घुमा दीजिए बात को, नहीं तो है ना, ये बात की। अच्छा, मैं कपिल सिब्बल बता देता हूँ, सुषमा स्वराज गलत कह रही थी उस वक्त। आप एक स्टैंड लीजिए कि बात क्या सही है। मैं शुरू से कहता रहा हूं कि बिचौलियों की व्यवस्था जो है उसके चलते उपभोक्ता और किसान, तो कारोबारी, निजी कारोबारी आ जाएंगे, उनके बिचौलिए नहीं होंगे, वो सीधा खरीदेंगे और एमएसपी पर खरीदेंगे। आप मुझे एक बात बताइए संदीप, आज आपके सामने 16 चैनलों के विकल्प हैं, कल को घट करके एक विकल्प रह जाए कि एक ही चैनल चलेगा, आपकी नौकरी
का क्या होगा उसके बाद, आप मुझे एक बात बताइए, आपके वेतन बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी या कम हो वेतन जाएंगी? बढ़ने की? ठीक है, फेयर पॉइंट। देवेंद्र शर्मा रिस्पॉन्ड कीजिए। और एक मिनट राजीव, मैंने आपको पूरा वक्त दिया है ना एक विक्रेता, राजीव, मैंने दिया ना आपको पूरा वक्त। एक मिनट, अब देवेंद्र को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। और कौन सा पूरी दुनिया में ऐसा मुल्क है जहां एमएसपी को लीगल गारंटी दी गई है? यह सवाल भी पूछा था राजीव ने। देवेंद्र, सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग सवाल जो होना चाहिए वो ये है कि कौन सा ऐसा मुल्क है जिसने इनकम डबल कर दिया किसानों की पिछले 50 साल में? मैं ये पूछना चाहता हूं। ये बता तो दीजिए कि कौन सा मुल्क है जिसमें ये जो जहां से लॉज हमने बोरो किए हैं, जिन भी मुल्कों से हमने किया, वहां तो भयंकर से खेती में संकट है। आज फ्रांस की मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि फ्रांस में इतना संकट है कि अभी मार्च के पहले सप्ताह उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर जो पेड़ हैं उनके ऊपर उन्होंने सुसाइड डॉल्स को टांगा ताकि बताया जा सके कि उनका कितना इसमें क्राइसिस सीरियस है फ्रांस में। और फ्रांस सबसे बड़ा एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूसर है यूरोप में, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अमेरिका और कनाडा की हम बात पहले भी करते आए हैं कि 150 साल में जो गेहूं का दाम मिलता था कनाडा और अमेरिका में, उससे 5 गुना कम अभी दाम मिल रहा है। 1865 वाले दाम भी नहीं मिल रहे अमेरिका और कनाडा में। 1865 दाम नहीं मिल रहा है और ये कह रहे हैं कि हम इनकम डबल करें। अरे कभी ये तो बता दीजिए, कभी मैदान में तो आइए बताने के लिए कि कौन सी कंट्री में आपके रिफॉर्म से ये इनकम डबल हो गई है। क्यों हम देश को अंधकार में रख रहे हैं? आप तो तीर मारते रहिए अंधकार में, लेकिन किसान का क्यों व्यवसाय या किसान का लाइवलीहुड जो है आप बिल्कुल ही खत्म करने पे तुले हुए हैं। नहीं, और यहां पर जो ये एक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है देवेंद्र, जो सारे जानकार कह रहे हैं 14.86% छोड़ दीजिए कृषि विकास दर। मैं कह रहा हूं डबल डिजिट की विकास दर तो चाहिए दुगनी करने के लिए आमदनी। विकास दर कितनी है कृषि की? चाहे अर्थव्यवस्था ने गोता भी खाया तब भी 3.9, 3.8, 2.5%। तो ये दोगुनी कैसे हो जाएगी? कोई अलादीन का चिराग है या जादू ही छड़ी है हमारे पास? बिल्कुल जादू की छड़ी है। जब ये कह सकते हैं कि साहब ये रिफॉर्म्स आने से अगर ये रोक रहे हैं किसान तो उससे डबल नहीं हो सकती है किसानों की इनकम, ये जादू की छड़ी है। ये जादू की छड़ी हमें एक ऐसा तरह दिखाया जा रहा है कि जैसे कि इसी के अलावा कोई और सोल्यूशन ही नहीं है। देखिए, एक सवाल और इन्होंने किया था कि एमएसपी कौन सा देश है तो दुनिया में फॉलो करता है। आपको पता होना चाहिए कि 2020 में स्पेन एक पहला देश है जो एक ये लॉ लेकर आया है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे जो है वो प्रोड्यूस नहीं बिकेगी, और अगर बिकेगी तो उसके ऊपर पेनल्टीज उन्होंने अनाउंस की है 3,000 यूरो से लेके 1 लाख यूरो तक नॉर्मल केस में। 9 करोड़ यूरो तक, 9 करोड़ रुपए तक। मतलब हाँ, है अगर आप रिपीटेड करते हो गलतियां तब आपको 1 मिलियन जो यूरोस की पेनल्टी है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि दुनिया ने अगर पहले 30 साल पहले या 40 साल पहले, स्पेशली जब अमेरिका में फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया 1979 में जब ट्रैक्टर मार्च हुआ वॉशिंगटन में, अगर उस समय सरकार ने एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस या एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे नहीं रहने का एक प्रस्ताव लेके आई होती तो आज जो खेती का संकट है दुनिया में वो नहीं होना था। और हमारे देश में देखिए कि 2006 में भी यही प्रॉमिस किया गया था बिहार के लिए। त्यागी साहब तो वहां से आते हैं, बताएंगे आपको कि बिहार में भी ये प्रॉमिस किया गया था। मुझे याद है वो टाइम जब इकोनॉमिस्ट हमारे देश के बड़े प्रफुल्लित थे कि साहब इससे हमारे बिहार विल बी द न्यू मॉडल ऑफ मार्केट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर इन इंडिया, ये कहा जा रहा था उस समय। 42,000 रुपए सालाना आए हैं, पूरे परिवार की है ये, एक किसान की नहीं। 3,500 रुपए महीना, और 5 आदमी हो जाते हैं तो गणित आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन अलका लांबा, आज थोड़ा कम वक्त आपको दे पा रहा हूं, ये पोस्चरिंग ही हो रही है, आय दोगुनी हो जाएगी तो शांत हो जाओ, कानून को मान लो। पर 70 साल में भी आमदनी नहीं बढ़ी है, ये भी हकीकत है। तो कुछ तो करना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल करना पड़ेगा। और 2022 आने में कोई 22 साल नहीं है, 9 महीने रह गए हैं। केंद्र सरकार दावा करती रही आय दुगनी होगी, पूरी तरह नाकाम और फेल होती हुई दिख रही है। और 2022 में 9 महीने रह गए, ये नहीं होने वाला है। इसलिए ठीक रहा, इन काले कानूनों पे फोड़ा जा रहा है, ये लागू नहीं हो रहे, इसलिए अब इनकम नहीं बढ़ेगी। इसलिए 2022 में जब हम इनसे पूछेंगे इनकम दुगनी क्यों नहीं हुई आपके 7 सालों के बावजूद भी, तो ठीकरा फोड़ा जाएगा कि कानून लागू नहीं हुए इसलिए नहीं हुआ। अब जो त्यागी जी बोल रहे हैं सहयोगी हैं, हमें मत सुने, कांग्रेस को भाजपा सरकार मोदी जी मत सुने, त्यागी जी को तो सुन लीजिए, वो आपके सहयोगी हैं। 6 साल में प्रति हेक्टर 15,000 रुपए लागत बढ़ी है, कमाई 1 रुपया नहीं बढ़ी, लागत जो है 15,000 रुपए प्रति हेक्टर बढ़ी है। कैसे बढ़ी? त्यागी जी ने बताया, मैं दोहरा रही हूं।
कृषि उपकरणों पर जीएसटी लागू कर दिया, डीजल के दाम बढ़ गए, खाद के दाम बढ़ गए, जिससे 15,000 रुपए का बोझ आया है। अब आप ही ने कहा जो उनकी आर्थिक हालात और आय थी वो 2013 में जो है कांग्रेस की सरकार के समय पर आर्थिक हालात और आय बताई गई। उसके बाद आप ही बता रहे नरेंद्र तोमर जो है उनका कोई सर्वे ही नहीं है इतने 8 सालों में कि आय है कितनी जिसे आप दुगना करेंगे। कोई सर्वे भी नहीं करा रहे क्योंकि हालात बद से बदतर की ओर बढ़े हैं। ठीकरा कृषि कानूनों पर फोड़ा जा रहा है और इनका आप ही का मैं बता रही संदीप जी अपने ही प्रोग्राम में देखिएगा, हम बहुत उसको देखते हैं, नोट करते हैं। इस कृषि कानून लागू करने के बाद जब निजी मंडियों पर का टैक्स नहीं लगेगा, सरकारी मंडी पर लगेगा, तो इसका नतीजा क्या हुआ? मध्य प्रदेश में 47 सरकारी मंडी पे ताले लग गए, जिस तरह से पूरे की पूरी बिहार में लगे हुए हैं। तो और 143 मंडियों में आवक 50% से कम हुई, 269 मंडियां हैं वहां पर। ये तो नुकसान है। अब फायदे कहां है? इवन सुप्रीम कोर्ट भी इसे आगे बढ़ाने की बजाय इस पर रोक लगाकर बैठा हुआ है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि किसान का आंदोलन कहीं ना कहीं सच्चा आंदोलन है, उनका दर्द उनके पेट पे लात मारने वाला है, इसलिए केंद्र सरकार को सोचने का समय दिया है। इसको नहीं, पर सुधार नहीं लाए गए तो 70 सालों में किसने क्या कल्याण किया? आपने कौन सा कल्याण किया किसानों का? संदीप जी, तभी तो किसानों की हालत ये है। अच्छा, 2013 में 6,400 रुपए अगर कमा रहा है पूरा परिवार, आप समझिए क्या हालत होगी। एक मिनट, जब हरित क्रांति जैसी लाकर कृषि को क्षेत्र को केंद्र में लाया गया था तब वो किसने किया था? मैं उसमें नहीं जाती हूं। हरित क्रांति आई, किसान एक समय था, आजादी के बाद हम कटोरा लेकर दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे, ये किसी प्रधान देश बना, उसे ताकत मिली, उसे आगे बढ़ाया। और 2003 से अटल जी हो, मनमोहन सिंह जी हो, लगातार रिफॉर्म्स की बात हुई। सुषमा स्वराज जी का भाषण, हमारी सरकार थी, हमने ये कानून पिछले दरवाजे से अध्यादेश से पूंजीपतियों की जमाखोरी को बढ़ावा देने के लिए थोपे नहीं। सुषमा जी की भी बात सुनी गई कि आड़ती कितना उसका जो है लाभ है उसका होना जरूरी है। आज यही लोग उस आड़ती और सुषमा स्वराज जी के भाषण के विरुद्ध जाकर इसे लागू कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने क्या किया भूल जाइए, आप उसको क्यों लागू कर रहे हैं? आपकी तो नेता थी सुषमा स्वराज जी और लोकसभा में नेता विपक्ष के तौर पर, आज तो बोलने ही नहीं दिया जाता, माइक बंद कर लिया जाता है। सुषमा जी के भाषण सुन लीजिए आड़तियों को लेकर, उसे तो मान लीजिए। तो ये देखिए राजनीति हावी हो रही है। आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, अलका आपको थोड़ा कम टाइम दे पाया, उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन देखिए लब्बो लुबाब क्या निकल रहा है, राजनीति तो हावी हो रही है। किसानों की हालत क्या है पिछले 70 साल से, वो आपके सामने ये आंकड़े खुद बयां कर रहे हैं। 61 रुपए प्रतिदिन किसान को मिलते हैं, और ये तो नाबार्ड का आंकड़ा है, एनएसएसओ का आंकड़ा लगाएंगे तो वो 40 रुपए बनता है। 40 रुपए प्रतिदिन, 5 सदस्यों का परिवार 200 रुपए वो कमाएगा। और यहां बातें होने लगती हैं कि जी पजीरो चलाते हैं, मर्सिडीज। अभी राजीव रंजन झा ने फिर से वो यही बात कही, 2400 लोग, और वो जो अपने आप को किसान बताते हैं ना, उनमें से बहुत से हमारे संसद में बैठे हुए हैं या विधानसभाओं में बैठे हुए हैं, और बहुत से रुपहले पर्दे पर अभिनय करते हैं, बताते हैं कि हम किसान हैं। उनकी भी गिनती है इन 2400 में। असल किसान की दिक्कत क्या है, उसे क्या कोई सही मायने में समझ भी पा रहा है? या ये आय दोगुनी क्या, मैं फिर कहूंगा 5 गुनी होनी चाहिए आय, लेकिन आय कितनी हो उसका एक टारगेट, एक टेंजिबल टारगेट भी होना चाहिए। कृषि विकास दर हर साल कितनी बढ़नी चाहिए, उसके लिए भी हमारे टारगेट्स होने चाहिए, उन्हें रिविजिट करना चाहिए, उनका अप्रेजल भी होना चाहिए। तभी सही मायनों में इस देश में जय किसान होगा। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बिस्किट, एसोसिएट स्पॉन्सर कजारिया, इंडियाज नंबर 1 टाइल कंपनी, एशियन पेंट्स, ट्रैक्टर्स, पार्क इकोनॉमी, एमल्शन। जब भी जहां भी करना हो कूल, सिम्फनी का मूवी कूल, वर्कशॉप हो या हो डांस स्कूल, पकड़े घर को भी करे कूल। सुपर कूल, सिम्फनी का मूवी कूल। इंडोर आउटडोर कितनी भी बड़ी हो जगह, सुपर कूल बनाए मूवी कूल एयर कूलर्स। सालों की मेहनत से बना, अटूट भरोसा ना रुकता, तू अपनी बता, असलियत दिखा। देश की मिट्टी से हूँ बना, सोच बुलंद इरादे में